नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक से, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर थर्ड, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में संरचना, परिवर्धन एवं जनन, ये बीएससी पार्ट सेकंड का तृतीय पेपर है। इसकी पहली यूनिट, जिसमें हम पुष्पीय पादपों की आधारभूत शरीर संरचना किस प्रकार की होती है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिक बॉडी प्लान क्या होता है और उसकी मॉड्यूलर ग्रोथ क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में एक विशालकाय पादप जगत वर्तमान में प्रेजेंट है, जिसमें लगभग 3,42,000 पादप जातियाँ अब तक पहचानी जा चुकी है। ये जो 3,42,000 पादप जातियाँ अब तक जो ज्ञात हुई है, उनमें से लगभग 2 लाख यानी कि 1,99,000 के आसपास जो है अकेले एंजियोस्पर्म की पादप जातियाँ है। इसके अलावा जो शेष 1,43,000 पादप जातियाँ है, उनमें अन्य सभी पादप जगत के प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। ये सभी मिलाकर के लगभग 1,43,000 पादप जातियाँ इनकी ज्ञात है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को पुष्पीय पादप कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, पादप जगत में एक कोशिकीय जीव से लेकर के और विशालकाय काष्ठीय पादप तक के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये कुछ कई शैवाले हैं। इसी तरह से जैसे ईस्ट है, सैकेरोमाइस, ये कुछ कवक जो कि एक कोशिकीय होते हैं। यहीं दूसरी ओर विशालकाय पेड़ जैसे कि बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस या यूकेलिप्टस है, या सेक्वाइया सेम्परवेरेंस, जिसे हम रेडवुड ट्री भी कहा जाता है, ये काफ़ी विशालकाय पौधे होते हैं, विशालकाय पादप है ये। विश्व में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट है, उन सभी में पादप जगत की यदि हम बात करें तो पादप जगत में सर्वाधिक विकसित जो पादप होते हैं वो पुष्पीय पादप माने गए हैं, यानी कि सीड प्लांट्स माने गए हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों ही सीड प्लांट्स होते हैं, लेकिन दोनों में एक जो मेन अंतर है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो बीज होते हैं वो फल में बंद नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। अतः जो बीजीय पादप होता है उन्हें सर्वाधिक सर्वाधिक एडवांस यानी कि सर्वाधिक प्रगत माना गया है, और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उन्हें सर्वाधिक आदिम यानी कि प्रिमिटिव माना गया है। वैसे वर्तमान में इस पृथ्वी पर उपस्थित जो वनस्पति है, उस वनस्पति की यदि हम बात करें तो उसमें जो बीजीय पादप होता है, उन बीजीय पादपों को ही डोरमेंट पादप माना गया है। ये जो बीजीय पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इन बीजीय पादपों के अंतर्गत जो है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ फ्लेवर पाया जाता है, और साथ में ही इसमें विशिष्ट अंग विभेदन भी पाया जाता है। पुष्पीय पादपों के अंतर्गत सामान्यतः जनन के दौरान पुष्प उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है। वैसे पुष्प में उपस्थित जो जननांग होते हैं, उन जननांगों में जनन की क्रिया के उपरांत ही बीज का निर्माण होता है। उन दोनों जो जननांग होते हैं
जननांगों में लैंगिक जनन होता है और उसके उपरांत जो है बीज का निर्माण होता है। जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके अंतर्गत जो बीज होते हैं वो फल के भीतर उत्पन्न होते हैं। यह हम यूँ कह सकते हैं कि जो बीज होता है वो चारों तरफ फल वित्ती से आवृत रहता है, पेरिकार्प जिसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिसमें संपूर्ण पादप का जो बेसिक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। वैसे सामान्यतः जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम का भी आगे क्लासिफिकेशन किया गया है और शूट सिस्टम है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम बेसिक प्लांट जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं। ये एक प्लांट जिसको एक डायग्राम में दिखाया गया है, इस प्लांट्स के जो ओरिजिन होता है वो एक बीज के द्वारा होता है। जब किसी बीज को उसकी अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत जब उगाया जाता है तो उसके जो बीज पत्र होते हैं उनसे प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर से प्रारोह का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। सामान्यतः जो प्रथम मूल उस बीज से निकलती है उसे हम मूसला मूल कहते हैं, यानी कि टैपरूट कहते हैं। यहाँ पर इस टैपरूट को दिखाया गया है। इस मूसला मूल के निकलने के बाद में अन्य जितनी भी मूलें निकलती हैं उन सभी मूलों को लैटरल रूट्स कहा जाता है। ये सभी जो लैटरल रूट्स होती है, ये रूट्स सामान्यतः प्राइमरी रूट्स जो टैप रूट होती है उसे तो प्राइमरी रूट कहा जाता है, और जितनी भी लैटरल रूट्स होती हैं उन्हें सेकेंडरी रूट्स या टर्सरी रूट्स या क्वाटरनरी रूट्स कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक मूल जिसे टैप रूट कहा जाता है, उसके अलावा जो लैटरल रूट्स होती हैं से द्वितीयक रूट्स, तृतीयक रूट्स या चतुर्थ तक जो है मूल कहा जाता है। मूलांकुर से स्टेम का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, और तने पर सामान्यतः नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर नोड और इंटरनोड को दिखाया गया है। दो नोड के मध्य का प्रश्न आता है कि इंटरनोड किसे कहते हैं। ये जो दो नोड है, इन दो नोड के मध्य का जो भाग होता है उस भाग को ही इंटरनोड कहा जाता है। जो नोड वाला भाग होता है, इस नोड वाले भाग से ही लीफ का और जो शाखा होती है किसी भी प्लांट के अंतर्गत, उस शाखा का ओरिजिन होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये वेजिटेटिव सूट है, और ये जो वेजिटेटिव सूट है इसका जो ये शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग पर इसका ये ग्रोइंग पॉइंट, ये या हम कह सकते हैं टर्मिनल वर्ड जो है प्रेजेंट होती है। जो पत्ती होती है उस पत्ती के कक्ष में एक कक्ष कलिका होती है, एक्जिलरी वर्ड जिसे कहा जाता है। इस एक्जिलरी वर्ड के यहीं से ये फ्लावर उत्पन्न होता है या यहीं से ये शाखा उत्पन्न होती है। सामान्यतः ये जो लीफ यहाँ पर दिखाई गई है, इस लीफ का ये जो चौड़ा पार्ट होता है इसे ब्लेड या पर्णफलक कहा जाता है, और इसके मध्य में एक जो ये सिरा प्रेजेंट होती है, इस सिरा को मध्य सिरा कहा जाता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप, दोनों ही पादपों में इस लीफ की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, और एक बीजपत्री पादप में सामान्यतः जो सराय होती है वो समांतर सरा विन्यास पाया जाता है, और द्विबीजपत्री की यदि हम बात करें तो उसमें जालिकाबद्ध सरा विन्यास पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्लांट की बेसिक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक एक करके प्लांट के बेसिक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर के अंतर्गत विस्तार से थोड़ा समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्लांट की बेसिक बॉडी प्लान स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है रूट सिस्टम के बारे में समझते हैं।
रूट सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल तंत्र, और दूसरा होता है रेशेदार मूल तंत्र। वैसे इन दोनों को समझने से पहले सामान्यतः जो रूट सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। जो रूट सिस्टम होता है वह भूमिगत भाग होता है, और बीज का जब अंकुरण होता है तो बीज में उपस्थित जो मूलांकुर होता है उस मूलांकुर के इलोंगेशन से ही जो है रूट सिस्टम का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि रूट सिस्टम जो है उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इन प्राथमिक मूल यानी कि मूसला मूल तंत्र में मूसला मूल के अलावा अन्य सभी मूलें द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक मूलों को लेटरल रूट्स कहते हैं। इन सभी मूलों को सम्मिलित रूप से टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ये जो युवा पार्श्व मूल होती है, युवा पार्श्व रूट्स होती है, लेटरल रूट्स होती है, इनके सिरों पर असंख्य एक कोशिकीय कोमल रूट हेयर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और इन रूट हेयर्स का प्रमुख कार्य होता है मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। मूसला मूल तंत्र की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जैसे कि सरसों है, गुड़हल है, सूरजमुखी है, इन सभी में ये सामान्यतः पाया जाता है। अब दूसरा प्रकार आता है फाइब्रस रूट सिस्टम, रेशेदार मूल तंत्र। इस प्रकार का जो मूल तंत्र होता है इसमें भी प्रारंभ में मूलांकुर से प्राथमिक मूल मूसला मूल तंत्र ही विकसित होता है, लेकिन वो अल्पजीवी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और अल्पजीवी होने के कारण वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और इस कारण प्राथमिक मूल व पार्श्व मूल नहीं बन पाती है, नहीं बनती है, और इन प्राथमिक मूलों के स्थान पर अनेक समान मोटाई की रेशेदार मूलें उत्पन्न हो जाती हैं, विकसित हो जाती है, और ये स्तंभ के आधार भाग से निकलती है। अतः इन्हें अपस्थानिक रेशेदार मूलें कहा जाता है। ऐसी मूलें जो अपने नियत स्थान या मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे तना से या पत्ती से या पर्ण से उत्पन्न होती है, उन्हें अपस्थानिक मूल कहा जाता है। इन मूलों के अग्र सिरे पर भी विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उत्पन्न होता है, और उसी के कारण ये जो है वृद्धि करती है। इन मूलों का प्रमुख कार्य भी वही होता है जो एक टैप रूट सिस्टम का होता है। इनका प्रमुख कार्य भी जल अवशोषण या खनिज लवणों का अवशोषण करना, और पौधे को भूमि में स्थिर रखना, ऊर्ध्व स्थिति में बनाए रखना, ये इनका भी कार्य होता है। अपस्थानिक जो मूलें है, रेशेदार मूलें होती है, ये सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है, जैसे गेहूँ है, जौ है, प्याज है, नारियल है या केला है, इन सभी में ये पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ये इसका मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली प्रथम मूल, जिसे प्राइमरी रूट कहा जाता है, ये इसकी प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट के अलावा जो जितनी भी रूट्स होती है वो सभी रूट्स लेटरल रूट्स कहलाती है, और उस लेटरल जो रूट्स होती है उन लेटरल रूट्स के अंतर्गत प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स को दिखाया गया है। और जो ये दूसरा डायग्राम है, इस दूसरे डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये इसका प्रारोह है, और इस प्रारोह के आधार भाग से रेशेदार मूलें निकली हुई है। इसमें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जो है मूसला मूल तंत्र दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका जो स्थान है वो स्थान रेशेदार मूल द्वारा ले लिया जाता है, यानी कि वो अल्पजीवी होती है और उसके स्थान पर बाद में जो है रेशेदार मूल उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का दो प्रकार का जो है रूट सिस्टम प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें ये जो रूट सिस्टम है ये सामान्यतः एक बीजपत्री में पाया जाता है, और ये वाला जो मूसला मूल तंत्र रूट सिस्टम है ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रूट्स। मूल के जो लाक्षणिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मूल का पहला लाक्षणिक लक्षण होता है कि मूल जो है पादप का अवरोही अंग होता है।
अवरोही अंग क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश से दूर, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक वृद्धि करता है। मूल की जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है नीचे की तरफ, उसकी तरफ ये वृद्धि करती है। हालांकि कुछ अपवाद भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, उनमें जो श्वसन मूल होती है जिन्हें न्यूमोटोफोर्स कहा जाता है, ये जो श्वसन मूलें एवरीथिंग रूट्स होती है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होकर के नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। इसी प्रकार से कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस में जो कोरोलॉइड रूट होती है उनमें भी जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होकर के नेगेटिवली जो है जियोट्रॉपिक कंडीशंस देखने को मिलती है, और ऊपर की ओर ये ग्रोथ करती है, ऊपर की ओर ये वृद्धि करती है। तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा मूल का करेक्टर है कि इनमें पर्ण हरित जो है उपस्थित नहीं होता है, ये कभी हरी नहीं होती है। हालांकि कुछ अपवाद पाए जाते हैं, जैसे कि टीनोस्पोरा की रूट होती है जिसे ग्लो कहा जाता है, उसकी जो रूट होती है वो ग्रीन होती है और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। अगला करेक्टर आता है कि मूल में पर्व संधि और पर्व या कलिकाएँ या पर्णों का या पुष्पों का पूर्णतः अभाव होता है, यानी कि इनमें पर्व संधि एब्सेंट होती है, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, पर्ण भी नहीं पाए जाते हैं, और जो कलिकाएँ होती है वो भी इसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूल के ऊपर एक कोशिकी है, कोमल असंख्य रूट हेयर प्रोजेक्ट होते हैं। जबकि सूट की यदि हम बात करें, पैरों की बात करें, तो उस पर भी रोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो रोम जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मूल का जो अग्रसरा होता है जिसे रूट अपेक्स कहा जाता है, वह रूट अपेक्स रूट कैप के द्वारा ढका हुआ रहता है, वह उसकी सुरक्षा करता है। रूट के अंतर्गत जो लेटरल रूट्स होती है, पार्श्व मूलें होती है, उन पार्श्व मूलों की जो उत्पत्ति है वह पेरीसाइकिल्स होती है, अर्थात इसका जो ओरिजिन होता है वह अंतर्जात होता है, एंडोजेनस ओरिजिन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूलों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है मूलों में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कि मूल के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। सामान्यतः मूल के 4 रीजन होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला होता है रूट कैप रीजन, सेकंड होता है एपिकल मेरिस्टेम या रीजन ऑफ सेल डिवीजन, और तीसरा होता है रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, और फोर्थ होता है रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो रूट के सामान्यतः ये 4 क्षेत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है और इस डायग्राम में इसको दिखाया गया है, जिसमें ये पहला रीजन है जिसे रूट कैप कहा जाता है, और ये इसका सेल डिवीज़न दूसरा रीजन है, और सेल एलोंगेशन ये तीसरा रीजन है, और सेल मैच्योरेशन ये इसका फोर्थ रीजन होता है। रूट कैप सामान्यतः रूट अपेक्स की सुरक्षा के लिए पाया जाता है, ये इसकी सुरक्षा करता है। ये रूट कैप सामान्यतः पतली भित्ति वाला होता है, और जैसे कैवड़ा में यदि हम बात करें तो मल्टीपल जो है रूट कैप पाई जाती है। जो जलीय पौधे होते हैं, उन जलीय पौधों में जैसे कि बड़ी या छोटी जलकुंभी में जो रूट कैप होती है वह एक ढीले टिम्बल सदृश थैले से ढकी हुई रहती है, जिसे रूट पॉकेट्स कहा जाता है। रूट कैप का प्रमुख कार्य है मूल के वृद्धिकारी जो अग्र पॉइंट होता है उसकी मृदा के कणों से सुरक्षा करना, उसको बचाना। इसके अलावा ये कुछ पदार्थों का सिक्रेशन भी करती है जो रूट को पेनिट्रेशन में भेदन में जो है सहायक होती है। दूसरा आता है एपिकल मेरिस्टेम का
थैंक यू सो मच।